नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कांग्रेस का केंद्र पर हमला, जयराम ने उठाया यूसीसी से लेकर जनगणना में देरी का मुद्दा। भारत की गरिमा का अपमान, अमेरिका द्वारा अवैध भारतीयों के निर्वासन पर बोले शशि थरूर। आयकर बिल में होंगे बड़े बदलाव, सरकार ने किया नया कानून पेश करने का ऐलान। आरएसएस अपना विचार थोपना चाहती है, इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना। आपका आरोप, भाजपा ने 7 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। आज फिर ऑल टाइम हाई पर सोने का भाव, 4 दिन में 82,094 से 84,672 रुपये पर पहुंचा। जी हां, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। जी हां, आपको बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों को एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के ऐसे 104 लोगों को डिपोर्ट कर दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में 30 पंजाबी शामिल है। इनमें 4 जालंधर के रहने वाले हैं। इसमें जालंधर देहात के सालारपुर में रहने वाला जसकरण सिंह भी शामिल है। मीडिया से बात करते हुए जसकरण के पिता जोगा सिंह ने बताया कि बेटा 6 महीने पहले विदेश गया था, जहाँ 2 से 2.5 महीने वह दुबई में रहा, जिसके बाद वो 25 जनवरी को मैक्सिको में दाखिल हुए। इस दौरान वहां पर उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पिता ने बताया कि वो काफी मुश्किल का सामना करते हुए अमेरिका पहुंचा था। हमने 45 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने बेटे को विदेश भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की है, देश के आगे की दिशा भी दिखाई है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रभावी भी था और हम सब के लिए भविष्य के काम पर मार्गदर्शक भी था। इसे जिसने जैसा समझा वैसा समझा। सबका साथ सबका विकास, यहाँ बहुत कुछ कहा गया। इसमें कठिनाई क्या है, ये तो हम सबका दायित्व है। यहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि उनसे इसके लिए कोई अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती है। और पीएम मोदी ने कहा है कि ये उनकी सोच समझ बाहर है और रोड मैप में भी सूट नहीं करता है। इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया है, उसके लिए संभव नहीं है कि कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि है। और देश की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार सेवा का मौका दिया। ये बताता है कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों की निर्वासन को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस भारत का अपमान बताते हुए कहा कि जिस तरह से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निर्वासित किया गया है, वह भारत और भारतीयों की गरिमा का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को अमेरिका के एक संदेश जारी करने की जरूरत है, जिससे यह साफ हो कि उसे अपमानजनक तरीके से ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि बुधवार को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर पहुंचा। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा निर्वासित भारतीय का यह पहला खेप था। इस खेप में आने वाले निर्वासित ने ये दावा किया है कि पूरी यात्रा के दौरान उसके हाथ और पैर दोनों का बाधा दिया गया था। कांग्रेस ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता को लागू करने, जनगणना नहीं कराने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं गाजा के भविष्य को लेकर ट्रंप के फैसले को अस्वीकार बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि समान नागरिक संहिता स्थायी ध्रुवीकरण बनाए रखने के लिए राजनीतिक साधन नहीं बन सकता। जनगणना में देरी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि इसके शुरू न होने का कोई सामाजिक नीति और कार्यक्रमों का नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में भाजपा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, जबकि गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। दिल्ली का दंगल खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की जो करना था कर लिया। अब सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी 8 फरवरी के नतीजे से साफ हो जाएगा। इस बीच संसद की एक तस्वीर ऐसी आई है जिससे लग रहा है कि दिल्ली का दंगल खत्म होते ही दिल की दूरी भी मिट गई है। जी हाँ, यह तस्वीर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संसद में, यानी गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। वजह थी कि अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए कथित व्यवहार पर विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। संसद भवन में प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी सबकी नजर टिक गई।
दिल्ली चुनाव की ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में बेशक बीजेपी जीत रही हो, लेकिन कुछ सीटों पर इसके बाद भी परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों का ही कहना है कि उन वोटरों की वजह से दिमाग चकरा गया है जो चुनाव से पहले वोट डालने के लिए अलग मुद्दा बताया था और चुनाव के बाद अब अलग मुद्दा बताकर वोट डाल दिया। कुछ वोटरों ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया। ऐसे में वोटरों के इस व्यवहार से जो हाल बीजेपी नेताओं का है, कमोबेश वही हाल आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी हो गया है। आम सूत्रों की माने तो देर रात तक अरविंद केजरीवाल खुद ही टेलीफोन पर आप प्रत्याशियों से बात कर वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश की, लेकिन वह भी कंफ्यूज नजर आए। यही हाल है कि बीजेपी पर नेताओं का भी था। दोनों पार्टियों को कम से कम 20 विधानसभा सीटों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में 70 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग हुई। इसके साथ ही उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 8 फरवरी का इंतजार है जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। हालांकि चुनाव के परिणाम से पहले ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। आपके सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने यहाँ पे आरोप लगाया है कि 7 विधायकों के पास पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भाजपा में शामिल होने का ऑफर आ चुका है। इसके लिए भी उन्होंने 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। उन्हें आपको छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाने का ऑफर मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग बुधवार को संपन्न हुई। अब सभी की निगाहें 8 तारीख को जारी होने वाले नतीजे पर टिकी है। उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसने जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर पिछली कतार में खड़ी नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की जीत का अनुमान जताए जाने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस सर्वेक्षण पर विश्वास नहीं करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा है कि देश को आगे की दिशा में राष्ट्रपति जी ने दिखाई है। राष्ट्रपति जी का भाषण प्रेरक, प्रभावी था और हम सब के लिए भविष्य के काम का मार्गदर्शन भी था। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने कहा है कि करीब 70 से भी ज्यादा माननीय सांसदों ने अपने बहुमूल्य विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्धि करने का प्रयास किया है। यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरफ से चर्चा हुई है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जिसने जैसे समझा उसे वैसा समझाया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के भीतर इन दिनों गहरी राजनीति चल रही है, जो राज्य सरकार के लिए चिंताजनक बनती जा रही। विधायक, मंत्रियों और दल बदलू नेताओं के बीच की दरारें लगातार बढ़ती जा रही है, जो सरकार की स्थिति को कमजोर कर रही है। राजधानी हैदराबाद में मर्री चेन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास केंद्र में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, लेकिन इन दरारों का असर इस बैठक पर भी देखने को मिल रहा है। तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया है। टीडीडी ने गैर हिंदू कर्मचारी को ट्रांसफर या वीआरएस का विकल्प दिया है। इस मामले पर एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है, जबकि उनकी पार्टी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में भाजपा के लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को रखना है। जब आप आंध्र प्रदेश बोर्ड में और टीडीटी में नॉन हिंदू कोई सदस्य नहीं बन सकता है और ना ही ट्रस्टी बन सकता है, कर्मचारी को भी नहीं रख रहे हैं, तो वहीं वक्त में भी सपोर्ट करिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 60.42% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली विधानसभा सीट पर 66.25% और सबसे कम नॉर्थ ईस्ट सीट पर 56.16% मतदान हुआ था। अब लोगों की नजर चुनाव के नतीजों पर है, जो 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले कई एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें बीजेपी की जीत का अनुमान उठाया गया है। दिल्ली में अगले 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी बन रही है। राजनीतिक पंडितों के शास्त्र और एग्जिट पोल के नंबर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के संकेत है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी बहुमत के इर्द गिर्द ही आंकड़ा लगभग हर कोई मानकर चल रहा है। खैर, सवाल ये खड़ा होगी कि कांग्रेस के हाथ 1-2 सीट जीतने और आम आदमी पार्टी को 1-2 सीट बहुमत से कम आने की स्थिति में ये दोनों पार्टी फिर एक से ही हो जाएंगे। राहुल गांधी बोले, आरएसएस अपना विचार थोपना चाहती है। इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना है। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए मसौदा नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा, भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है।
कांग्रेस ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने तथा गुजरात में इसके लेकर एक और समिति का गठन किए जाने का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह देश को अस्थायी तौर पर ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने के लिए बनाया गया राजनीतिक साधन नहीं बन सकता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को जबरन भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे के एक अभिन्न हिस्से के रूप में लागू किया गया है। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, गुजरात सरकार ने राज्य में लागू की जाने वाली समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए एक समिति का गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली, जिसमें नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा, जो अब तक देश में लागू है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार यानी 5 फरवरी को मतदान हो गया। इसी के साथ सभी 699 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव में भाजपा को वोट दिया। रशीदी ने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार भाजपा को वोट किया। मैंने भाजपा को वोट देकर उसे परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। मौलाना रशीदी ने कहा कि मैं पीएम मोदी को गले लगाना चाहता हूं। मैं उन्हें ठीक उसी तरह गले लगाना चाहता हूं जैसे उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को गले लगाया था। शादियों का सीजन के बीच एक बार फिर सोने पर महंगाई का रंग चढ़ा है। 24 कैरेट गोल्ड के भाव 6 फरवरी को एक और नए शिखर पर पहुंच गया है। बिना जीएसटी 24 कैरेट सोना अब नए ऑल टाइम हाई पर 84,672 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि यह बुधवार के बाद भाव 84,657 रुपये से या महज 15 रुपये महंगा है। सोना चांदी और दिन में 82,094 से 84,672 रुपये पर पहुंचा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।